आदाब। आज हमारी मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं शमा अफरोज़ ज़ैदी। ये माहनामा 20वीं सदी की मुदीरा हैं और माहनामा 20वीं सदी किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं है। उर्दू दुनिया का हर शख्स इस रिसाले से यकीनन वाकिफ़ है। ये जहाँ तक मुझे याद पड़ता है ये 1937 में शुरू हुआ था और इसके बानी थे खुशतर गिरामी। और शायद ये भी आपको मालूम हो कि खुशतर गिरामी साहब का असली नाम था राम रखा मल और ये रिसाला उन्होंने लाहौर से शाया किया था, जो माशाअल्लाह आज तक जारी और सारी है। इसके बारे में हम शमा अफरोज़ ज़ैदी साहिबा से मज़ीद बातचीत करेंगे। हम ये बता दें कि हमारी साइट रेख्ता पर बहुत से इसकी कॉपीज़ जो हैं ई बुक्स सेक्शन में मौजूद हैं 20वीं सदी की, और हमें उम्मीद है कि जो नहीं होंगी वो शमा अफरोज़ ज़ैदी साहिबा हमें फ़राहम करेंगी, क्योंकि उन्होंने भी बहुत सी फ़ाइल्स जमा कर रखी हैं। मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ शमा साहिबा, बहुत शुक्रिया आप हमारे यहाँ तशरीफ़ लाई। आपका ताल्लुक़ कब से है 20वीं सदी से? मेरा ताल्लुक़ सन 80 में मेरी रहमान नैयर साहब से शादी हुई और जब से ही मैं उनके साथ मुंसलिक हो गई। हालांकि इन्होंने खुशतर गिरामी साहब से 75 में ये रिसाला ले लिया था। 1975 में जी 1975 में, क्योंकि उनके क़ुवा मुज़महिल हो चुके थे। कोई उनके बच्चों में से उर्दू जानने वाला कोई नहीं था। अच्छा, खुशतर गिरामी साहब के जी। और रहमान नैयर साहब पहले ही से कई रिसालों के मालिक व मुदीर थे। रूबी निकालते थे, अवाम निकालते थे। और ये समझिए कि जब उन्होंने देखा कि ये बंदा कौन है जिसको मैं दूँ, इसको विरासत में किसको दूँ, तो उनकी नज़र इंतखाब रहमान नैयर पर पड़ी। और अल्हम्दुलिल्लाह, और जब से रहमान साहब ने शुरू किया, लेकिन जब तक खुशतर गिरामी साहब हयात रहे तो उन्होंने एहतरामन उनका नाम बानी मुदीर के हैसियत से देते रहे। जी हाँ, मुझे याद है, मैं देखती थी वो उसको। अच्छा, यहाँ मैं थोड़ा आपको इंटरप्ट करूँगी। आपकी शादी उनसे 1980 में हुई, लेकिन इससे पहले भी तो आपकी वाकफियत 20वीं सदी रिसाले से होगी। बिल्कुल यकीनन आप सही फरमा रही हैं, क्योंकि 20वीं सदी ऐसा रिसाला है कि मुझे अच्छी तरह याद है कि ये बचपन में हमारे घर में आया करता था। बल्कि बहुत से जो हमारे अदीब व शायर हैं, मेरी थोड़ी थोड़ी वाकफियत, वालिदा मेरी पढ़ा करती थी इसको पाबंदी से। जी, हर घर में पढ़ा जाता था। जी जी, तो कितने ही अदीबों से, शायरों से सिर्फ उनके नाम से वाकिफ़ थी। फिर थोड़ा बड़ी हुई तो फिर मैंने उनकी तख्लीक़ात पढ़नी शुरू की। अगरचे वो अफ़साने बच्चों के लिए नहीं होते थे, उसके बावजूद उर्दू से चूँकि रब्त था, जी जी, घर में रिसाला आता था तो मैं पढ़ा करती थी। मैं याद दिलाती चलूँ कि ये एक ऐसा रिसाला, अदबी रिसाला था कि जो पॉपुलर अदब में भी शामिल था, क्योंकि लोग बहुत पढ़ते थे। इस पे सारे जो बड़े बड़े नाम थे, अभी उनका जिक्र आएगा कि कौन कौन लोग इसमें शाया होते थे, कृष्णचंद्र, क़ुर्रतुल ऐन हैदर और सब लोग। तो वो भी होती थी, यानी असातिज़ा की कहानियाँ भी होती थी, गज़लें होती थी, सेहत के मुताल्लिक़ प्रोग्राम होता थे, और एक होता था तीरो नश्तर। उसके बारे में भी गुफ्तगू करेंगे कि खुशतर गिरामी साहब वो कैसे लिखते थे और किस तरह उसको कंटिन्यू किया गया। तो इसमें और नए लोगों ने भी बहुत कुछ लिखा है। तो जब आप शामिल हुई इसमें 20वीं सदी में, तो आपकी क्या जिम्मेदारियां थीं? मेरी जिम्मेदारी दरअसल, चूँकि मैंने एमए उर्दू में किया था। उससे पहले मैंने, आपको बड़ी अजीब बात बताऊं कि मेरे पास उर्दू सब्जेक्ट के तौर पे थी ही नहीं। लेकिन जब मैं मिली इस्लामिया में मैं आई तो प्रोफेसर गुप्पी चंद नारंग उस वक्त हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। तो उन्होंने, मतलब वो चाहते थे कि अच्छे स्टूडेंट आएँ। बहरहाल मुझे नहीं समझ में आता कि उन्हें मेरे अंदर की अच्छाई नज़र आई। उन्होंने मेरा टेस्ट लिया, जो एक रिटन टेस्ट होता है, और उसमें मैं कामयाब हो गई अल्लाह के फज़ल, वरना बीए के लेवल तक तो मेरे पास उर्दू थी नहीं। और उन्होंने दाखिला दे दिया मुझे। फिर जाहिर है कि मुझे उर्दू से शगफ़ पैदा हुआ। सेमेस्टर सिस्टम था, हर सेमेस्टर में नंबर अच्छे आते थे। फिर मेरी आगे मतलब इससे मज़ीद दिलचस्पी बढ़ती चली गई। उसके बाद जब मेरी शादी हुई है
तो रमाई साहब ने पहली बार कहा कि भाई तुम्हें रिसाला संभालना है। तो मैंने कहा मुझे कुछ नहीं मालूम रिसाला, कभी मैं इस लाइन में थी ही नहीं, आप मुझे बताइए। तो उन्होंने कहा देखिए इसका एक खाका होता है जिसको हम डमी बोलते हैं। अच्छा, डमी बनाना एक बार सीख जाओगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और वाकई में 1 महीने मुझे डमी बनाना सिखाई उन्होंने, और अगले महीने करी तो वो हैरान रह गए कि अब तो मैं बेफिक्र हूँ कि तुम आ गई हो, अब रिसाला संभालोगी। अब मैं कहीं भी बाहर उनका आना जाना लगा रहता था, फॉरेन कंट्री जाते थे, रिसाले के सिलसिले में मीटिंग्स होती थी, तो बेफिक्र हो गए कि चलो अब तो तुम आपने वो काम संभाल लिया। लेकिन जैसे अभी हम पहले जिक्र कर रहे थे कि जो एक ख़ास फीचर था 20वीं सदी का, वो था तीरो नश्तर, जो खुश्तर ग्रामी साहब की पहचान थी कि वो किसी भी सियासी, पॉलिटिकल और अदबी या समाजी मसले के ऊपर कोई ख़बर होती थी तो उसके ऊपर कोई एक बहुत ही चुस्त सा जुमला लिखते थे, और इस कदर वो कमाल का होता था कि मतलब आप इतने से फ़िक्रे में सारी बात कही जाती थी, तंज़ होता था, और लोग तब बुरा भी नहीं मानते थे, कोई ना लीडर्स बुरा मानते थे। एक ऐसी फ़ज़ा थी कि उसके ऊपर हम बहुत सी चीज़ों के ऊपर तंज़ भी कर सकते थे, इतराज़ भी कर सकते थे। तो क्या जब उन्होंने नैयर साहब ने लिया तो बहुत दिन तक खुश्तर ग्रामी साहब लिखते रहे ना तीरो नश्तर? नहीं, खुश्तर ग्रामी साहब लिखते नहीं रहे। खुश्तर ग्रामी साहब चूँकि काफ़ी उनकी उम्र हो गई थी, फिर हमने मुख्तलिफ जैसे नाज अंसारी से लिखवाने शुरू किए, मुश्तबा हुसैन से लिखवाए। मुश्तबा साहब ने भी लिखे जी, तीरो मुश्तबा नश्तर? बाकायदा तो क्या उनका नाम आता था? लोग। अच्छा, हाँ, और कुछ दिनों इन्होंने भी लिखे, कन्हैया लाल कपूर ने। जी, ये सब हमारे मशहूर तंज़ फ़िक्र तौसीफ़ी ने एक अरसे तक लिखे, उनका तो एक मुस्तकिल कालम था। हाँ, याद आया मुझे। जी, वो मुस्तकिल कालम लिखा करते थे फ़िक्र तौसीफ़ी। तो हमने खुश्तर साहब के बाद मुख्तलिफ जो तंज़-ओ-मिज़ाह से मुताल्लिक़ लोग थे उनसे हमने राब्ता कायम किया, और उन्होंने तीरो नश्तर लिखने शुरू किए। तीरो नश्तर पसंद इतना किया जाता था कि हमारा उसके बगैर गुजारा ही नहीं था। पहचान ही वो थी उसकी। आपको और याद होगा एक कलमी चेहरा होता था। जी, वो भी खुश्तर साहब लिखा करते थे। अब हमें उसकी भी फ़िक्र हुई, वो भी हमने मुख्तलिफ लोगों से लिखवाया मुख्तलिफ औक़ात में। और इसमें कार्टून भी होते थे। कार्टून भी समझिए, मैं समझती हूँ कि पहला अवध पंच में भी होते थे। हमारा जो रिसाला बहुत पुराना है, एक लेजेंड है वो, लेकिन इसमें भी कार्टून होते थे। और एक बड़ी कमाल की बात थी कि सब अंदर का मवाद जो था वो बहुत ही लिटरेरी होता था, मतलब सब स्टैंडर्ड कुछ नहीं होता था, नए लिखने वाले भी होते थे। और उसमें एक ख़ास बात होती थी कि ऊपर एक छोटा सा ख़त एडिटर के नाम हुआ करता था, बहुत ही पर्सनल सा, वो बड़ा अच्छा टच था उसमें। तो उसमें ये कह रही थी कि वो भी होता था, लेकिन सरवर्क पे हमेशा किसी खातून की तस्वीर हुआ करती थी। तो ये खुश्तर साहब के ज़माने से ही चल रहा था। खुश्तर साहब के ज़माने से था, उसी रवायत को हमने आगे बढ़ाया। अब जैसे बहुत पुरानी है कि ये कब की है, ये आप कुछ रिसाले लेके आई हैं पुराने, क्योंकि आपके पास तो दुनिया पुराने सारे फाइल हैं और आपने बहुत संभाल के रखे हैं। तो ये अफसाना नंबर है, ये किस सन का है? ये खुश्तर ग्रामी साहब के ज़माने का है ना। और ये खातून और ये कोई मुसव्विर होंगे जो बनाते होंगे ये तस्वीरें, कोई ख़ास थे? खुश्तर साहब तो बनवाया करते थे, लेकिन रहमान साहब ने जब हुआ हाथ में लिया तो उन्होंने बाकायदा मॉडल होती थी उनकी तस्वीरें, हमारा एक बॉम्बे में एक वो आर्टिस्ट था, वो वहाँ से बना के भेजा करते थे। तो उनके रहमान साहब के ज़माने का भी ये रखे हुए हैं जी। तो दिस इज अ फोटोग्राफ है ना, ये तो फोटोग्राफ है, मॉडल होते हैं, मॉडल्स के तहत। तो ये आपने इसका थोड़ी तब्दीली आई। और एक और, क्योंकि यही रिसाला रखा है, ये 20वीं सदी है, अभी ये तो बिल्कुल ही रीसेंट है, आपकी मुदीर मतलब इदारत में ये शाया हो रहा है। तो बहुत ही कमाल की बात है कि आप इसको अब तक रखे हुए हैं और मतलब जारी किए हुए हैं। और बीच में जब रहमान साहब अकेले निकालते थे तो उनका नाम भी शामिल, जब तक वो ज़िंदा रहे खुश्तर ग्रामी, तो उनका नाम भी एहतराम के तौर पर उसमें शामिल रहता था। लेकिन ये कंटिन्यूड रहा कुछ। और उसके बाद ये बताइए कि जिस ज़माने में आप, इसका सिलेक्शन कौन करता था कि क्या छपेगा? देखिए, सिलेक्शन का जहाँ तक ताल्लुक़ है, शायरी का हिस्सा तो हमारे एक्सपर्ट देखा करते थे, जो उस ज़माने में अच्छे शायर उर्दू के माहिर हुआ करते थे। लेकिन चूँकि मेरी कोई नाम आपके जहन में आ रहा है?
जो थे, जो देखा करते थे। हाँ, जैसे उरूस के माहिर जो थे, जो शायरी उरूस के माहिर ये थे, साकिर निज़ामी थे। अच्छा। मखमूर सईदी साहब ने एक अरसे तक देखा। वो अहम बात ये थी कि जब उनके कलम से यानी कि वो बन जाती थी, टिक हो जाता था कि ये छपना है, तभी वो जाती थी। हमारे यहाँ कोई ये नहीं थी, ग्रुप बंदी बिल्कुल नहीं थी, बस मेयार का देखा जाता था कि मेयार है, मेयार बरकरार रखना हमारा काम था। और अफसानों की जिम्मेदारी सब मेरी थी, आपकी थी। अफसानों का मामला ये था कि चूंकि मैं एमफिल भी अफसानों पर ही कर रही थी। अच्छा, आपका एमफिल अफसानों पे। जी, और हाँ। पीएचडी आपने काहे में की है? पीएचडी मैंने की है उर्दू नावल में, तंज़ुमिज़ा। तो बिल्कुल, हालांकि मैं बेदी के अफसानों पर ही करना चाहती थी, लेकिन बहरहाल मुझे मौजू ये दिया गया तंज़ुमिज़ा का, तो अफसानों की जिम्मेदारी रहमान साहब ने मेरे ऊपर डाल दी। अच्छा, हमारे बड़े राइटर होते थे, उनका अब इस्मत चुगताई जैसी राइटर जब छपती थी और मैं उनको ख़त लिखती थी या टेलीफोन पर मेरी गुफ्तगू होती थी, तो मैं कहती थी, इस्मत आपा, ये कहानी तो 20 सदी की मिजाज की नहीं है। तो एकदम कहा करती थी, भाई देखो, मैं मिजाज सामने नहीं रखती किसी भी साले का। अच्छा, आपने मिजाज की बात की, तो 20वीं सदी का मिजाज क्या था? मिजाज और मेयार दोनों अलग अलग चीज़ें हो गई, ये तो आप समझती हैं। मिजाज क्या था कि उसमें कोई उर्मिया कहानी नहीं हो सकती थी। हाँ, फहुश नहीं हो सकती। रूमानी कहानियों का जो 35 बरस से खुशतर साहब ने एक बना दिया था, यानी रूमानी कहानियां हमारे क़ारीन उसके आदी हो चुके थे, हमें वही कहानियाँ मुंतखब करना होती थी। अब आता मेयार का मामला कि ज़बान वो कैसे इस्तेमाल करता है। हमारा जो अदीब या शायर है उसकी ज़ुबान कैसी है, तो ज़ुबान जो है वो बाज़ औक़ात हम नए लिखने वालों को तरजीह दिया करते थे। हाँ, मुझे याद है कि मेरी भी पहली कहानी, जहाँ तक मुझे याद है, 20वीं सदी में छपी थी, जो मेरे पास नहीं है, मैं भूल भी गई। मुझे आज तक याद है वो कहानी जो आपकी छपी थी, और मैं हैरान रह गई कि ये कहानी पहली बार आई है, भाई कौन है ये अज़रा नकवी? या फिर आपके याद आया मुझे, आपके मामू इकबाल मेहंदी साहब की भी कहानी आई। हमारे घर वालों तो मैं हैरान रह गई, मैंने कहा पहली बार कहानी आ रही और इतनी मेयार ज़ुबान, कहीं से हम एक लफ्ज़ इधर उधर नहीं कर सकते। फिर पता लगा तो ये तो ऐसे खानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं ये पूछ रही हूँ, जो इतने मशहूर नाम लिखते थे, कुछ नाम जो मुतवातिर छपते थे, कश्मीरी लाल ज़ाकिर और मीम राजेंद्र, है ना, रामलाल साहब जी, बहुत, नूर शाह साहब तो अब तक लिख रहे हैं। जी, नूर शाह। लेकिन जो मशहूर लोग थे, कृष्णचंद्र थे, ये तो क्या आप फरमाइश करके इनसे लिखवाती थी? नहीं, देखिए, सच्ची बात तो यह है, खुद इस्मत चुगताई ने एक बार इंटरव्यू के दौरान ये एतराफ़ किया था कि मैं इतनी जगह लिखती हूँ, लेकिन जिस वक्त 20वीं सदी में मेरी कोई कहानी छपती है, इतनी डाक आती है कि मेरी तबीयत खुश हो जाती है। हाँ, लोग ख़त लिखा करते थे। जी, ख़त लिखा करते थे, और जैसा आपने अभी ख़त का जिक्र किया कि उसमें ख़त भी होते थे। आप यकीन मानिए, अफसाने के साथ ख़त इतनी दिलचस्पी से लोग, हमारे क़ारीन पढ़ा करते थे कि 1-1.5 सफ़े का तो ख़त हुआ करता था, जो तारीफ़ी ख़त होते थे। नहीं, तारीफ़ी नहीं, जो मैंने अफसाने के साथ सबसे ऊपर ख़त ज़रूर छोटा सा ख़त होता था। मुझे तो छोटा सा याद है। हाँ, वो बहुत बाद में लोगों की मसरूफ़ियत बढ़ती चली गई, और हाँ, उसके बाद छोटे छोटे ख़त लिखने लगे, लेकिन ख़तूत की रिवायत आज भी कायम है। अच्छा, तो कोई ऐसे ख़त आपको याद है कि जो बहुत अहम हो और कुछ उसमें ख़ास बात कही गई हो किसी राइटर ने? अरे, सारे ख़तूत अहम हुआ करते थे। राजा मेहदी अली खां जो हमारे यहाँ लिखते थे, राजा मेहदी अली खां, उनका ख़त इतना, वो तो बहुत दिलचस्प शख्सियत थे, इतना दिलचस्प होता था ख़त कि बस जी चाहता था ख़त पढ़ लें। और अगर ख़त नहीं होता था तो हम खुशतर साहब के ज़माने में भी वहीं से, उसके बाद तो उनका इंतकाल हो गया था, लेकिन रहमान साहब के ज़माने में भी उन्होंने लिखा, और बल्कि कहा जाता था अगर ख़त नहीं लिखा कि ख़त भेज दिए, बाकायदा हम लोग। हाँ, क्योंकि वो कोई भी कहानी बगैर ख़त के नहीं होती थी। हमारा कारी पसंद करता था उसको। तो मेरे ख्याल में कि पर्सनल टच था कारी के बीच में, मुदीर के बीच में और राइटर के बीच में। देखिए, पर्सनल टच के बगैर तो बात बनती नहीं। राइटर बड़ा नाजुक मिजाज होता है, हम उससे जिस मोहब्बत से कहानी मंगाते हैं, वो खुद कहा करते थे कि जिस वक्त आपका एक तो फॉर्मल ख़त होता है, जब आप ख़त लिखती हैं और हमसे कहानी मंगवाती हैं तो हमारा दिल भी नहीं चाहता, तो अंदर से दिल कहता है कहानी लिखो, 20वीं सदी के लिए लिखो, क्योंकि आपके हाथ का ख़त है, फॉर्मल ख़त नहीं है, छपा हुआ ख़त नहीं है। वरना हमारे और कारकुन
कारकुनान थे वहाँ पर, तो वो फॉर्मल ख़त भेजा करते थे, वो कभी उस पर कहानी नहीं भेजते थे। लेकिन जब मैं अपने दस्तखत के साथ, खुद दस्तखत नहीं पूरा ख़त में लिखती थी, तो कहते थे अब मेरा दिल चाह रहा है क्योंकि मुदीरा ने ख़त लिखा है। मुदीरा, तो ये एक बिल्कुल एक अजीब नई किस्म की एक वो थी, ये ताल्लुक़ जो था। मैं नहीं समझती किसी और, वैसे तो सब मुदीर जो हैं वो लोगों से फरमाइश करते हैं, बात करते हैं, लेकिन इस तरह से कि पर्सनली ख़त लिखना, और वो इसी वजह से इस कदर पॉपुलर था और इसका सर्कुलेशन भी बहुत था। जी, सर्कुलेशन तो ये समझिए आप कि जब हमने खुश्ता साहब से लिया था 18-20 हज़ार छपा करता था। लेकिन उसके बाद देखिए दिन ब दिन तब्दीलियाँ आती रहीं वक्त के साथ साथ, तो उसमें हमने तब्दीलियाँ की कि हमने लोगों की दिलचस्पी का अफसानों के अलावा ये ख्याल रखा कि क्या पसंद करते हैं। मिसाल के तौर पे बच्चों का कालम नहीं था, तो हमने हाँ, बच्चों का कालम। ये कब से शुरू किया था आपने जी, बच्चों का हमने कॉलम? बहुत बाद में शुरू किया, मेरा ख्याल है हमने 85 से शुरू किया, ज़रूरत को देखते हुए। तभी मुझे याद नहीं, तब तक मैं बच्ची नहीं थी। हाँ, तूरस की कहानी, तूरस की कहानी, और ये इधार से लिखा करते थे। सिराज अनवर अपने वक्त के मशहूर वो थे, बच्चों के लिए लिखा करते थे वो। अच्छा हुआ आपने मुझे याद दिलाया, मैं पुराने सब शुमारों में से अब ढूंढूंगी वो कहानियाँ कि जो 20वीं सदी में छपी हैं। अच्छा, बच्चों के लिए भी लिखा जाता था। ख़वातीन का भी कोई कॉलम होता था अलग? ख़वातीन का भी कालम था, हमने उनकी दिलचस्पी के पेश नज़र शुरू किया था। यानी तमाम तजुर्बे हमने किए, और वो मतलब ये कि लोगों ने पसंद भी किए। लेकिन हमारा रीडर यानी हमारा कारी जो था, वो तो सिर्फ कहानी, मजमून भी नहीं बर्दाश्त करता था। मुझे मालूम है। हाँ, तीरो नश्तर होना चाहिए खोलते ही। हाँ, सबसे पहले तीनों नश्तर पढ़े जाते थे। एडिटर की डाक, ठीक, उसके बाद अफसाने शायरी। तो वो जो होते हमारी जो एक मिजाज बन चुका था। अब मैं आपको यहाँ याद दिलाऊं कि मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ, एक बहुत बुजुर्ग साहब रहते हैं कि जो पुराने वहाँ से तक़सीम हिंद के बाद आए थे सरहद पार से, तो उनको उर्दू ही पढ़नी आती है, हिंदी नहीं पढ़नी आती, अंग्रेज़ी भी ज़्यादा, हिंदी भी पढ़ते हैं लेकिन उतनी रवानी से नहीं। तो उनको इतनी बेकरारी थी कि मुझे जो मालूम हुआ कि मैं उर्दू वाली हूँ, कि मुझे कहीं से 20वीं सदी आप जारी करा दीजिए, 20वीं सदी के पुराने आपके पास हो। मैंने कहा मेरे पास तो नहीं, लेकिन 20वीं सदी अभी निकलता है। तो लोग वही कहानियाँ पढ़ने के लिए, रूमानी कहानियाँ। लेकिन आपकी सारी कहानियाँ सिर्फ प्योरली रूमानी तो नहीं हुआ करती थी, उनका तो कंटेंट, मतलब जैसे एक सोशल कहानियाँ होती हैं। जासूसी कभी नहीं छापी आपने? नहीं, जासूसी कभी नहीं छापी गई। और तो ये जो थी कहानियाँ, जैसे अब उनकी मुल्लतुन हैदर का नावल किश्तवार भी तो छपा था उसमें। जी, अगले जन्म मोहे बिटिया ने कीजो, कितना मशहूर है, अगले जन्म मोहे बिटिया न वो कीजो। हमारे मतलब उस वक्त रहमान साहब के ज़माने में ही छपा था, जो वो ले चुके थे। और ऐनी आपा जो थी, बड़ी नाजुक मिजाज थी। हाँ, मुझे यही हैरत थी कि उनका कहीं भी वो रद्द बदल एक हर्फ नहीं करती थी। बहुत नाजुक मिजाज थी, उनकी मिजाज के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं हो सकती थी। तो हम यानी कि नॉवलिस्ट का सिलसिला रहमान साहब ने शुरू किया। यानी उनके ज़माने में रफ़िया मंजूरुल अमीन का छपा। क्या था वो भी बहुत मशहूर था। कौन सा था रफ़िया मंजूरुल अमीन का? उसपे तो कोई सीरियल भी बना था ना उसके ऊपर। हाँ, और मशहूर जहाँ पना या कुछ आलम पना। अच्छा, बुशरा रहमान को बहुत पसंद करते थे। हाँ, मुझे पाकिस्तान के लिए। और इनका क्या मतलब बहुत ही हमारे यहाँ ये छपे हैं। और इस्मत चुगताई का भी छपा ले। हाँ, उन्होंने अपनी आप बीती जो पहले आजकल में शुरू की थी। अच्छा, ये वाली कागज़ी पैरहन। जी, फिर कुछ किस्ते उन्होंने मुझे दी जब मैं वहाँ उनके पास बॉम्बे गई। एक बात ये हुई कि मैंने कहा आपा बहुत दिनों से आपकी कहानी नहीं छपी, चूँकि मतलब काफ़ी बुजुर्ग हो चुकी थी, तो बड़े उनकी याददाश्त भी काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। याददाश्त भी बहुत मुतासिर हुई थी। जब भी मैंने इंटरव्यू लिया था, तो जब उन्होंने कहा देखो भाई शमा बहुत बेतकल्लुफ़ी, बल्कि शमा तुम्हें आना पड़ेगा बॉम्बे अगर मुझसे कहानी लिखवानी है। तो कहते हैं ना अंधा चाहे क्या चाहे। मैंने फ़ौरन इनसे कहा कि भाई मुझे तो इस्मत आपा के पास जाना है। और मैं 3-4 दिन मुसलसल उनके साथ रही, उनसे गुफ्तगू करती रही। और वो मतलब दोहराती बहुत थी बातों को, उस उम्र में वो दोहराने लगी थी अपने आप को। बस मैं अपना ऑन कर दिया करती थी और वो बोलती रहती थी, उसको बार बार कहती थी। फिर मैंने उसको ट्रांसक्राइब किया उनके इंतकाल के बाद। मैंने सुना है कि उसके कुछ चीज़ें बाद में किसी ने की हैं, कुछ उसके कागज़ी पैरहन की। नहीं, कुछ किस्से उन्होंने आखिरी किस्से जो थी वो हमें दी थी।
इत्तेफाक से हो सकता है कि उनको भी दी हूँ, लेकिन असल में उनकी तो उन्होंने तो मुझे, चूँकि मैं वहाँ रही उनके साथ, तो उन्होंने अपनी डायरी भी दी थी। कितनी अजीब बात मैं आपको कहूँ। अच्छा, वो डायरी आपके पास है? वो आज भी है मेरे पास। उनके हाथ की लिखी हुई डायरी? जी, उनके हाथ की लिखी हुई, उनके हाथ की लिखे वो खतूत और वो जो किस्त भेजी थी वो भी है। और डायरी में मैं आपको बताऊं, बाकायदा हिसाब लिखा होता, धोबन को इतने कपड़े दिए, इतने पजामे गए, इतने, हाँ सब। और वो तो मेरे लिए एक तरह से तो बहुत कीमती है, वो कीमती है। उसको छपवा नहीं सकते? अब न जाने किसकी प्रॉपर्टी है। कोशिश की थी, कोशिश से मुराद ये कि मैंने खुद तैयार किया था, लेकिन फिर वो बीच में रह गया काम। इस दरमियान कुछ स्कॉलर्स ने मुझसे रब्ता किया, मैंने उन पर एतबार करते हुए कुछ चीज़ें दे भी दी, फिर वो पलट के उन्होंने मुझे बस नहीं ये दी। बड़ा मसला होता है कि अगर मैन्युस्क्रिप्ट लेकिन किसी को उनकी दे डायरी मैंने किसी को नहीं दी। ये भी नहीं कहा कि मेरे पास मौजूद है, लेकिन मेरे पास महफूज है। तो मगर कम से कम उसके ऊपर एक कोई मजमून तो लिख दीजिए कि वो है, ताकि नहीं मैंने, उसका वजूद है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने मुझे कहा इस वक्त, बस बड़ा अच्छा मशवरा है ये। मैं बिल्कुल लिखूंगी इनके ऊपर। क्योंकि अभी मैंने आपकी अभी मैं समझती हूँ 4-5 महीने हुए एक किताब शाया हुई है, जिन्हें मैंने देखा, जिन्हें मैंने जाना। क्योंकि इतने अरसे से आप अदबी लोगों से, राइटर्स से, शायरों से मुंसलिक हैं, तो उनसे मुलाकातों के बारे में लिखा। तो मुझे ये बताइए कि कोई एक ऐसा दिलचस्प वाक़या या जो भी उन लोगों की यादें हैं, बहुत ही कीमती है, तो अगर हमारे सामईन के साथ आप शेयर करेंगी तो मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छा होगा। देखिए, हमारे यहाँ तो दफ्तर 20वीं सदी आने के लिए तमाम हमारे जितने भी अदीब व शायर आते थे, चूँकि दरियागंज में दफ्तर था। दरियागंज में दफ्तर, और काफ़ी बड़ा दफ्तर था वो। जी जी, बहुत बड़ा दफ्तर था, कई मंजिला था। ये वही बिल्डिंग थी जिसमें खुशतर ग्रामी साहब? जी, खुशतर ग्रामी से हमने जब खरीदा था ये रिसाला, तो बिल्डिंग समेत ही खरीदा था। हाँ, और बिल्डिंग प्रेस भी था उनका? जी जी, नहीं प्रेस नहीं था, प्रेस हमने लगाए थे बाद में, उनका ज़ाती प्रेस नहीं था। हमने शालीमार ऑफसेट प्रेस के नाम से हमने बाद में प्रोसेसिंग प्रेस सब हमारा अपना था। और ये फिर हमने 3 मंजिला स्टाफ को देखते हुए, यहाँ रोक के मैं आपको कहूँगी वहाँ से कि देखिए बहुत सी मुदीरा खातून मुदीरा होती हैं और वो कंपाइल करती हैं, लेकिन ये सब टेक्निकल चीज़ें, प्रेस, ये सब आपको कितनी वाकफियत हो गई इसके बारे में? मैं तो ये समझ लीजिए, किसी का कोई ऐसी अहम खबर होती थी तो जैसे उस ज़माने प्लेट मेकिंग का रिवाज था। अच्छा। तो मैं प्लेट पे जाके उसको रोक के कि भाई ये मुझे शामिल करनी है, तो वो तैयार करते थे। हाँ, आप ही मुदीरा थी उसकी बेसिकली। तो असल में मुझे खुशी ये होती है कि मुझे काम सीखने की, मतलब ऐसा जी चाहता था कि मुझे हर काम हो, हर काम आ जाए। रहमान साहब कहते थे, देखो अगर मैं कहीं भी जाता हूँ, तुम्हें कहीं भी किसी भी वक्त ज़रूरत पड़ेगी तो तुम देख सकती हो। तो मैं सारी चीज़ें चेक किया करती थी। और हद ये कि जब वो फिर उन दिनों ये फ़ोटो के वो बनने का रिवाज था, नेगेटिव बनते थे, तो नेगेटिव हम देखते थे कि ऐसा तो नहीं कि नेगेटिव का फार्म है 16, उसका 16 होते सफ़े, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिलसिला, कहीं उसने प्रेस वाले ने, तो वो लोग तो पढ़े लिखे होते नहीं हैं जो पेस्टिंग करते हैं, तो मैं उसका बाकायदा सब चेक करती थी। अब तो सब तो बहुत काम था, बहुत काम तो था। कि आपका और भी तो स्टाफ होगा जो आपकी इसमें मदद करता होगा? देखिए, जो मालिक को जितनी लगन होती है कि कहीं गलती ना चली जाए, और ख़ास तौर पे मुदीर की ये जिम्मेदारी होती है कि वो इस बात का ध्यान रखता है कि गलती नहीं जानी चाहिए। और आज भी आप किसी वक्त भी आप गौर करेंगी तो इस पे गलतियाँ कम होती हैं। 20वीं सदी में गलतियाँ बहुत कम होती हैं, और उस ज़माने में तो बहुत ही कम होती थी। प्रूफ रीडिंग की तो आजकल इतनी गलतियाँ होती हैं, इतनी गलतियाँ के बिल्कुल। अब ये नई टेक्नोलॉजी यानी कि कंप्यूटर पे जब से गया है हमारा, तो इसमें क्या होता है, ये कब से गया? ये समझिए कि मैंने तो उसी से करवाती थी, खत्तात होता था, कैलीग्राफी करता था। ये कब तक खत्ताती कराई आपने? जी, मैंने ये समझिए कि ये कराई है 90-95 तक। जी जी, फिर मुझे ज़रूरत महसूस हुई क्योंकि वो रोशनाई जो इस्तेमाल करते थे, वो रोशनाई मार्केट में नहीं मिलती थी, तो फिर उससे हल्का भारी हो जाता था। कैमरामैन को बड़ी प्रॉब्लम होती थी, बहुत मुश्किल होती थी, कहते मैडम सब ने कंप्यूटर पे ले आए, आपको क्या हो गया। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैंने इसे कंप्यूटर पे दे दिया, जो हमारा इतने बरसों पुराना खत्तात है वो बेचारा वो हो जाएगा, बेरोज़गार हो जाएगा। और आपको बताऊं मैं अज़रा साहिबा कि वाकई में जिस दिन मैंने उनसे कहा कि अब मैं कंप्यूटर पे दे रही हूँ, तो वो बाकायदा रोने लगे
कहने लगे मैडम मेरा क्या होगा। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, आप ये सीख लीजिए और रोजी तो अल्लाह देता है। हाँ। तो आपका कोई तो उन्होंने सीखा। हाँ। तो This is a मैंने success story. मैंने उनको हौसला दिया। मैंने कहा आप कंप्यूटर सीखिए और मैं आपको ही काम दूंगी। फिर उन्होंने कंप्यूटर, लगन उनको इतनी थी 20वीं सदी में, चाहे आप मुझे कम दें लेकिन मैं 20वीं सदी से मुंसलिक रहना चाहता हूँ। 20वीं सदी आपकी जिंदगी थी। बिल्कुल। मतलब आपके बच्चे, आप माशाल्लाह आपके औलाद हैं, बड़े बच्चे हैं, लेकिन जैसे आपने इसको परवरिश की और अब तक अपने कलेजे से लगा के रखा हुआ है। बस ये समझ लीजिए आप, मेरी तो सांसों में बसता है, मेरी जिंदगी है। अब सभी लोगों को शमा अफरोज़ ज़ैदी के नाम, आपने पीएचडी की है, आपने तंज़ो मिज़ाह के ऊपर आपका थीसिस है, लेकिन जब आपका नाम आता है तो 20वीं सदी का नाम आता है। और एक ज़माना ऐसा भी आया, मैं उसके बारे में बात करूंगी कि जब बीच में बंद हो गया था, लेकिन क्या मुआवजा भी देता था ये लोगों को लिखने हाँ, का? बिल्कुल, एक वक्त ऐसा था। आप सब, बल्कि अभी एनी आपा के जिक्र आया था, वो उस ज़माने में सोचिए सन 76-77 में क्या वैल्यू थी पैसे की। उस ज़माने में 500 रुपये एक अफसाने का लिया करती थी। 500 रुपये उस ज़माने में। जबकि इस्मत चुगताई को हम 200 या 250 दिया करते थे और बखुशी लेती थी। वो कहती थी 200 रुपये। अच्छा। आप सोचिए कितने बरस पहले। लेकिन सबसे ज़्यादा मुआवजा इस्मत आपा, मुझे याद है, अगर मैं गलत नहीं याद मुझे, तो उनका एक अफसाना था एनी आपा का, नज़ारा दरमिया है। वो नहीं, आपके यहाँ नहीं छपा था। अच्छा, 500 रुपये उस जमाने में। कई अफसाने छपे हैं, वो मेरे जहन में नहीं है अभी। एक वो कालीन अफसाना था, वो भी 20वीं सदी में छपा हुआ है। बहुत अफसाने छपे हैं। लेकिन अगले जन्म मोहे बिटिया की, जो बिल्कुल देखिए मेरे जमाने में छपा है, इसलिए मुझे याद। मगर ये देखिए, वो तो कोई रूमानी कहानी नहीं है, वो नॉवलेट तो बिल्कुल। देखिए ऐसा मैं बताऊं आपको हजरत साहिबा, कोई ज़रूरी नहीं कि रूमान, आप जब ज़बान इस्तेमाल करते हैं, बाद औक़ात ज़बान का हुस्न ऐसा इतना होता है कि आप उसके हुस्न में खो जाते हैं। क्योंकि वो तो शायद गाने वालियों के बारे में और ये जो थी मिरास ने उनके बारे में था। लेकिन हर राइटर की डिमांड होती है मार्केट में। एनी आपा को पसंद किया जाता था। एनी आपा की डिमांड तो कभी भी नहीं जाएगी, और उनका अंदाज़े बिल्कुल बयान। तो हम तो कारी को देखते थे कि हमारा कारी क्या चाहता है। हम हर हाल में उनसे राब्ता करते थे, उनकी नाराज़गी भी झेलते थे। और वो ये है कि नाराज़ हो जाती नहीं, दिल की भी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। मैंने तो उनका भी इंटरव्यू किया है, मेरी किताब में छपा है। हाँ, आपके इंटरव्यूज़ भी बहुत ज़्यादा अहम है। कृष्णचंद्र बहुत लिखते थे आपके यहाँ जी, उन्होंने भी बहुत लिखा। शमा अफरोज़ साहिबा, एक ज़माना ऐसा भी था, शायद चंद साल थे, कि जब 20वीं सदी माहनामा शाया होना बंद हो गया था, और फिर आपने शायद नहीं, यकीनन आपने उसको बाद में शुरू किया। तो वो क्या वजह थी कि जिसकी वजह से वो बंद हुआ था? देखिए, रहमान साहब दरमियान में उनको हार्ट अटैक हुआ। अच्छा। उनका ऑपरेशन हुआ। उसके बाद जाहिर बात है मैं बुनियादी तौर पे डिस्टर्ब तो हुई, यकीनन। हाँ। तो ये 2007 की बात है। मार्च का शुमारा एक तरह से आखिरी शुमारा था। 2007? जी, 2007। और मैं परेशान ये हुई कि क्या होगा 20वीं सदी का, लेकिन दिल में एक लगन थी कि करना है इसे। फिर जब ये बेहतर तबीयत हो गई इनकी, तो मैंने कहा मैं शुरू करूँगी। कहने लगे इतना आसान नहीं है रिसाला निकालना, तुम अब तक तो मैं तुम्हारे साथ था, चाहे मॉरल सपोर्ट थी, सारा तुम खुद करती थी, लेकिन अब कैसे निकालोगी तुम? बीमारी भी थी, उनको भी देखना होता था, घर में बच्चों को भी देखना होता था। तो मैंने कहा, माशाल्लाह आपके कितने बच्चे हैं? बच्चे तो मेरा माशाल्लाह 5 हैं, क्योंकि मेरी शादी 11वीं में हो गई थी। अच्छा, माशाल्लाह। और सारा कुछ एजुकेशन, BA, MA, PhD सब मैंने शादी के बाद की। और मुझे तो छोटा बच्चा आपका 20वीं सदी है। बिल्कुल जी। तो आप बता रही थी, बहुत सही कहा। आप बता रही थी कि फिर आपने क्या हुआ उस ज़माने में, फिर किस तरह से दोबारा शुरू हुआ? बस रहमान साहब ये फिक्रमंद होते थे कि टोटल यानी कि तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी आएगी, तुम क्या क्या देखोगी। मैंने कहा नहीं, आप ये मुझे छोड़ दीजिए। एक प्रेशर था मेरे जहन पर, क्योंकि हमारा रीडर बार बार फ़ोन करता था कि मैडम खुदा के वास्ते, आते थे आपके पास? ऐसे थोड़ी, ऐसे वैसे, खुदा के वास्ते शुरू कर दीजिए, एक पर्चा है। हद ये है कि मसूर जहाँ जैसी जितनी हमारी बड़ी राइटर थी, वो कहती थी ऐसा लग रहा है कि हमारे कलम को जंग लग गया। हाँ, मसूर आपा बहुत छपती थी। हम कितने किस पर्चे में छपें, ये हमारा बचपन से हम देखते चले आ रहे हैं। अब ये
जनरेशन इसको पढ़ रही है, समझिए इसको 92 साल तकरीबन हो गए हैं छपते हुए। 92 साल जब जी तक हो जी गए थे। बिल्कुल। और अब कितने हो गए? मेरी वालदा ने पढ़ा, फिर मेरी वालदा से पहले फिर हमने पढ़ा। अब अगरचे हमारे बच्चे उर्दू अच्छी तरह नहीं जानते, लेकिन अब वो जनरेशन पढ़ तो रही है। हिंदी में कभी इसका वर्जन नहीं आया ना? नहीं, हिंदी में तजर्बा किया था। अब इन्होंने खुशतर साहब ने, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ, वो कामयाब नहीं हो सका। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर जब आपने निकालने की दोबारा से वो की, तो उसकी क्या क्या बस ये समझिए कि मैं इसका रहमान साहब की बीमारी की वजह से मैं ज़ाहिर है परेशान थी, तो ये पौने 2 साल या 2 साल बंद रहा। लेकिन जब इनका 2009 नवंबर में इंतकाल हुआ, फिर मैंने यानी कि इनके जाते ही मुझे तन्हाई का एहसास हुआ। हाँ यकीनन। और इधर हमारे तमाम क़ारीन के मेरे पास फ़ोन आते रहते थे, खुतूत आते थे। उस ज़माने में तो खुतूत का रिवाज था, ये तो अब है व्हाट्सएप पे। 20वीं सदी तो आपकी ज़ात का एक हिस्सा बन गया था। बिल्कुल, ऐसा लगता था कि मेरी जैसे ग़िज़ा होती है ना। एक तो उनकी जुदाई नैयर साहब की, और दूसरे 20वीं सदी का ना होना। बिल्कुल। तो अब ये समझिए कि उनके इंतकाल के बाद इद्दत पूरी करते ही जो मैंने पहला शुमारा निकाला, वो रहमान नैयर के नाम ही मानवन किया। उन्हीं के ऊपर मैंने एक तरह से जिसको कहते हैं गोशा निकाला, उन्हीं के ताल्लुकात। बहुत अहम हाँ, गोशा उन्हीं के होगा। ताल्लुक से तमाम मज़ामीन हमारे क़ारीन ने, जो भी थे बड़े बड़े राइटर उस वक्त, जो उनको जानते थे करीब से, अतीकुल्लाह साहब थे, इजहार असर साहब थे, तो इन लोगों ने लिखे, कई लोगों ने लिखे मज़ामीन। और फिर वो मैंने पूरी यकसुई के साथ उसे निकालना शुरू किया। लेकिन सच्ची बात यह है कि अब माहनामा नहीं निकाल सकती थी एक तन्हा औरत के लिए। हर मंथ निकालना आसान, क्योंकि माहनामा निकालने के लिए हमारे यहाँ 35-40 लोगों का स्टाफ था। और मैं ये समझती हूँ, ठीक है, अपनी जगह उसकी अहमियत, क्योंकि अब इधर मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर ग्रुप्स बन गए, अफसाना फोरम्स हैं, अब हालात भी बदल गए थे। जी, हालात भी बदल गए थे। लेकिन इस एक बात मुझे खुशी है इस बात की आपको बताते हुए कि आज भी 20वीं सदी में गैर मदबूआ कहानी छपती हैं। और हमारे जो अदीब व शायर हैं उनको पहले से पता होता है कि कहानी 20वीं सदी में जानी है। तो नीचे एक हुआ करता था एक लाइन उनकी तरफ से, गैर मदबूआ गैर नश्रशुदा। एक ज़माना था गैर नश्रशुदा, यानी रेडियो पर भी नहीं सुनी गई है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं कहती हूँ कि देखिए गैर मदबूआ, कुछ लोग नई नस्ल गैर मदबूआ का मतलब नहीं समझती। गैर मदबूआ नहीं जानती। हाँ, वो फेसबुक पे घुमा दिया। अब मैंने कहा फेसबुक तो बहुत लोगों ने पढ़ लिया, तो गैर मदबूआ नहीं रहा। ओहो मैडम, हमें पता नहीं था। तो अब बाकायदा मैं लिखती हूँ कि अफसाना भेजिए जो कहीं ना छपा हो और फेसबुक पे भी ना सर्कुलेट हुआ हो। तो वो इस बात का ध्यान रखते हैं। और आज भी बड़े राइटर हो, नया राइटर हो, कोई भी हो, तो वो गैर मदबूआ ही भेजता है। तो आप 6 महीने पे 6 माही है ये। वो बस मेरी ये समझ लीजिए वही मजबूरी ये है कि अब देखिए कुछ भी कह लीजिए, ये सोशल मीडिया से ये नुकसान तो पहुंचा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है, प्रिंट मीडिया का अपना मज़ा है। सही बात है, ये बात आपने भी लोग छपा हुआ पढ़ना पसंद करते हैं। यकीनन आप बिस्तर पे लेटे हैं, आपने अफसाना पढ़ रहे हैं, फिर कहीं दोहरा के पढ़ लिया। और जो हमारे बुजुर्ग आज भी, जैसे राजेंद्र नायर हैं, मिस्टर एम.एल. दुआ अमेरिका में हैं। अच्छा। तो वो बाकायदा मुझे फ़ोन करते हैं कि बेटा रिसाला नहीं मिला आपका। इधर कोविड की वजह से ये सूरत हाल हुई कि रिसाला नहीं जा रहा था उससे, बाकायदा पोस्ट ऑफिस से। उन्होंने कहा बेटा आप रिसाला भेजिए, चाहे कोरियर से भेजिए। अब कोरियर खुला हुआ था, तो मैंने कहा जनाब कोरियर तो 1800 रुपये का है। कहने कोई बात नहीं है, 20वीं सदी के लिए चाहे जितने का हो। मैं फ़ौरन वो वेस्टर्न यूनियन से उन्होंने पैसा भेजा और मुझे रसीद भेजी कि देखो बेटा ये लो और रिसाला भेजो। तो ऐसे भी शायकीन हैं, हमारे क़ारीन हैं, और वो इतने उनका मतलब मैं महसूस करती हूँ, कह लेंगे बेटे हमसे PDF नहीं पढ़ी जाती, आपने PDF भेज दी, मैं नहीं पढ़ूंगा, मुझे रिसाला ही चाहिए। मैं जब तक हाथ में लेके नहीं पढ़ता हूँ मुझे मज़ा ही नहीं आता। तो बहरहाल उनकी मोहब्बतें, आपको सच्ची बताऊँ, ऐसे लोगों की मोहब्बतें ये रिसाला निकालने के मुझे हौसला दे दी। वरना आसान नहीं है रिसाला निकालना, लेकिन एक बार अगर आप सहाफ़त में आ जाएं, फिर आपका उससे दामन छुड़ाना भी मुश्किल है। ये इतना दिलचस्प है। यकीनन, हाँ बिल्कुल, कि जैसे अधूरी सी महसूस करती होंगी आपके, भाई अगर नहीं निकालेंगी तो। और इसकी फाइनेंशियल क्या सिचुएशन है कि इसको
इतने क्या आपकी कॉपियाँ बिक जाती हैं कि वो इवन हो जाता है? देखिए आज भी यानी एजेंसी कायम हमारी जगह जगह थी। सबसे ज़्यादा ये पढ़ा जाता था बिहार में, कई हज़ार कापी जाती थी। अच्छा। और आपको हैरानी होगी पंजाब में, पंजाब हमारे में तो हमेशा पढ़ा गया। पंजाब में ये हाँ, समझिए पंजाब में इतनी आज भी उसको पसंद किया जाता था। एक हमारे वो थे राइटर ही थे वो, उनका ये हालत थी कि कहते थे बस तुम 50 कापी भेज दो, पैसे मैं भेजूंगा, इसकी फ़िक्र मत करना कि वो मैं खुद डिस्ट्रीब्यूट करेंगा। तो वो उर्दू के ऐसे मिस्टर भारती थे, बुज़ुर्ग थे बहुत, नाज भारती साहब, उनकी मोहब्बत थी उर्दू से, उससे और उर्दू से भी 20वीं सदी से। तो वो कापियाँ मंगा लेते थे, मुझे कापी वसूल की, उन्होंने पैसा भेज दिया। अब वो अपने आप डिस्ट्रीब्यूट तोहफ़तन कैसे भी भेजते थे। तो ये सूरत हाल थी। और अब 6 महीने मेरी मजबूरी है। आज भी लोग कहते हैं कि सहमाई कर दो इसको, लेकिन बात वहीं आ जाती है, सहमाई करती हूँ, खर्चा जितना भी 6 महीने में मान लीजिए। कुछ बात ऐसी होती है कभी कभी ऐसा भी होता है कि नहीं भी डालने पड़ते, लेकिन आम तौर से मैं 2-3 हज़ार अपनी जेब से डालने पड़ते हैं। बाकी इसके जो क़ारीन हैं बस जी उनको पढ़ते हैं। हाँ, जो पढ़ने वाले होते हैं वो पढ़ते हैं हर हाल में। बहुत ही अल्लाह उसको कायम रखे और आपको हिम्मत दे। और जितने और अदबी काम आप करती हैं, जो इंटरव्यूज़ आपने किए, इंटरव्यूज़ की किताब भी आपने छापी है, जो अभी आप जिक्र कर रही थी एनी आपा का और उनका इसमत चुगताई का, उस पर हम कभी और बात करेंगे। कोई बस आखिर में कोई एक ऐसा वाक़या जो आपके लिए बहुत अहम हो इसकी इदारत के सिलसिले में, कोई मुलाकात, कोई शख्सियत? मुलाकातें तो भाई इतनी ज़्यादा हैं कि मैं एक मुलाकात पे इन्हिसार ही नहीं कर सकती। हमारे जितने भी बड़े राइटर थे और आज भी हैं, तो आप ये समझिए कि उनके इतनी मोहब्बतें होती थी, वो हमसे यानी उर्दू से इतनी मोहब्बत से पेश आते थे। कश्मीर लाल ज़ाकिर जैसे सीनियर राइटर, और ये ख्वाजा अहमद अब्बास। अच्छा जी, जब हम लोग बॉम्बे जाते थे उनसे मिलते थे। भाई कितना नाम है, बड़ा तो नाम है। सबसे आप मिली और सबसे बातें हुई, तो ये तो आपकी ज़िंदगी का बहुत कीमती सरमाया है। और आप तो ये गुफ्तगू तो दिल चाहता है कि चलती रहे, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतनी सारी बातें हम लोग के साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया शमा अफरोज़ ज़ैदी साहिबा। आपका भी बेहद शुक्रिया कि आपने मुझे मौका अता किया ये, और इस बहाने हमारी गुफ्तगू हुई और हमारे दूर तक लोगों तक पहुँचेगी, यकीन है। इंशाल्लाह। जी ज़रूर, जी ज़रूर। थैंक यू। बहुत शुक्रिया।